एक बार की बात है, एक शहर में सुयश नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर रहता था। वो एक लड़की सौम्या से बहुत प्यार करता था। सौम्या बहुत सुंदर, अमीर और मॉडर्न होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन सौम्या के पापा दीनानाथ को सुयश पसंद नहीं था। वो हमेशा सौम्या को सुयश से मिलने से रोकता था। सौम्या, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि इस लो क्लास सुयश से मत मिला करो। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारे स्टैंडर्ड का भी नहीं है। तुम उससे मत मिला करो। पिताजी, वो एक अच्छा और नेक लड़का है और पिताजी प्यार स्टैंडर्ड या क्लास नहीं देखता। शाम को सौम्या और सुयश मिलते हैं। सौम्या सुयश को सारी बात बताती है। सौम्या, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो तुम्हारे पिताजी हैं और वो कुछ भी कहें उसे सुन लिया करो। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, वो हमारी बात समझेंगे। तुम चिंता मत करो। तभी दीनानाथ वहाँ 3 गुंडे सुरेश, दीना और कांचा को लेकर आ जाता है और सौम्या को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सौम्या चली जाती है। ए छोकरे, मैंने तुझे कई बार कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहे, लेकिन तू नहीं माना। अंकल जी, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं सौम्या को बहुत खुश रखूंगा। सौम्या को खुश रखोगे, लेकिन कैसे? तुम्हारे पास है क्या? 1 नंबर के भिखारी हो तुम। मेरी बेटी महलों में पली बढ़ी है। तुम जैसे सड़क छाप के लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी बेटी से दूर चले जाओ। अंकल जी, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। आप तो क्या, भगवान भी हमें अलग नहीं कर सकता। अच्छा, भगवान? इस कलयुग में एक ही भगवान है और वो है पैसा, जो कि मेरे पास है। लड़के, तुझे मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहकर दीनानाथ अपने साथ लाए गुंडों से सुयश को पिटवाने लगता है। थोड़ी देर में ही सुयश पिटते पिटते बेहोश हो जाता है। ये गरीब थोड़ी सी भी मार नहीं झेल सकते। थोड़ी सी पिटाई में बेहोश हो गया। बड़ी बड़ी प्यार की बातें करता था। तभी एक गुंडा सुयश के पास जाता है। सेठ जी, लगता है ये मर गया है। अरे काहे के गुंडे हो तुम सब? जरा सी बात में डर गए। चलो जाओ यहां से, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा हुआ मर गया। पीछा ही नहीं छोड़ रहा था मेरी बेटी का। इसका चेहरा बिगाड़ दो ताकि इसकी लाश भी पहचान न पाए कोई। इसके बाद दीनानाथ और वो तीनों गुंडे सुयश की लाश को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। उधर सुयश मरने के बाद एक भूत बन जाता है और सौम्या के घर जाता है। वो खिड़की से झांकता है। सौम्या अंदर बैठी रो रही होती है। सुयश, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? कहाँ हो तुम? कई दिन हो गए। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज आ जाओ, एक बार प्लीज आ जाओ। लगता है सौम्या को मेरे मरने का पता नहीं है। दीनानाथ ने भी इसे गलत बात बताई है। तभी भूत सौम्या के सामने आ जाता है और सौम्या को सारी बात बताता है। क्या तुम्हें मार दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पिता ने मेरे प्यार की जान ले ली अपनी झूठी शान के लिए। इन्होंने तो एक ऑनर किलिंग की है। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ सौम्या, मैं इन सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने न सिर्फ हम दोनों को अलग किया, बल्कि जो लोग ऑनर किलिंग को सपोर्ट करते हैं उनको भी शय दिए। मैं इन सब की जान ले लूंगा। नहीं सुयश, नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ। और हमने एक दूसरे से प्यार किया है। हम अपने प्यार को बदनाम नहीं होने देंगे। हम इनको पुलिस में पकड़वा देंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे, ताकि इन्हें और इन जैसे कईयों को अपराध करने से भी डर लगे। नहीं सौम्या, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने गलत किया है। ये कहकर वह चला जाता है। उधर दीनानाथ का एक गुंडा कांचा रात को अकेले घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे सुयश का भूत दिखता है। अरे लगता है आज ज्यादा ही हो गई। मुझे ये क्यों दिख रहा है? इसे तो कुछ दिन पहले ही मारा था, फिर से जिंदा हो गया लगता है। इसे फिर से
ऐसा कहकर वो सुयश के भूत की तरफ बढ़ता है, लेकिन नशे में होने के कारण गिर जाता है। क्या हुआ, मारोगे नहीं मुझे? आओ मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मारेगा तू? तेरे तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उठकर सुयश के भूत की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुयश का भूत उसे वहीं उठाकर मार देता है। मरे हुए को क्या मारेगा तू? उधर दीनानाथ को कांचा की मौत का पता चलता है। दिनेश और सुरेश उससे मिलने आते हैं। ये कैसे हो सकता है सुरेश? कौन ऐसे मार सकता है कांचा को? दीनानाथ जी, आप तो फालतू की चिंता करते हो। आप भी राई को पहाड़ बना देते हो। अरे आने तो दो, कोई भी हो उसका मुरब्बा बना देंगे। उसके बाद बाकी के दोनों गुंडे दीनानाथ से मिलकर अपने घर चले जाते हैं और रात को दोनों एक बेड पर ही सो रहे होते हैं। तभी सुयश का भूत अदृश्य रूप में दिनेश नाम के गुंडे के पीछे जोर से लात मारता है और दिनेश बेड से दूर जाकर गिरता है। अबे किसकी मौत आई? अबे जिसने अपुन को मारा कौन है? उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सुरेश भी उठ जाता है। अरे दिनेश भाई, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ करके चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अबे एक तो सोते समय मुझे लात मारता है, ऊपर से हंसता है। आज तेरे दांत तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर दिनेश सुरेश को पीटने लगता है। फिर भूत सुरेश के शरीर में घुस जाता है। भूत के घुसते ही सुरेश का शरीर बड़ा और भयानक सा हो जाता है और उसमें बहुत ताकत आ जाती है। मुझे मारता है? तेरी इतनी हिम्मत? तुझे भाई क्या बोल दिया? तू तो सर पर ही बैठ गया। तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सुरेश दिनेश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी सुयश का भूत सुरेश के शरीर से बाहर आ जाता है। अरे बाप रे, ये दिनेश भाई को किसने मारा? वो भी इतनी बुरी तरह? तभी सुयश का भूत सामने आ जाता है। इसको तो तूने मारा है, और मुझे भी। क्यों, पहचाना मुझे? अरे तुम तो वही हो जिसे हम लोगों ने मारा था। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। जाने दो तुझे? मुझे मारते समय तुम लोगों को दया नहीं आई थी? तुम 4 लोगों ने मिलकर मुझ अकेले निहत्थे को मारा था। अब तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भूत उस गुंडे को घर की खिड़की से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही सुरेश की भी मौत हो जाती है। अगले दिन दीनानाथ को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत डर जाता है और शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। सौम्या बेटी, जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक करो, हमें ये शहर जल्दी से छोड़ना है। लेकिन क्यों पिताजी, क्या हुआ? तभी वहाँ सुयश आ जाता है। क्यों दीनानाथ जी, बहुत जल्दी में हो शहर छोड़ने के लिए? क्यों, हमें भी साथ ले लो। तू लगता है मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तेरा इलाज मैं अभी करता हूँ। याद है तुझे कैसे कुत्ते की तरह मारा था, तड़पा तड़पा के हम चारों ने? वो कैसे भूल सकता हूँ मैं अकेला था और तुम 4। सौम्या वहीं खड़ी होती है। बस सुयश, बस करो। अब पिताजी की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। बाकी का काम पुलिस को करने दो। ये सुनते ही दीनानाथ को गुस्सा आ जाता है और वो सौम्या को जोर से एक थप्पड़ मारता है। तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, और तू इसके लिए मुझे ही पुलिस में पकड़वाना चाहती है? जा तू भी मर। फिर दीनानाथ पास में पड़ी लकड़ी से सौम्या के सिर पर जोर से मारता है। सौम्या वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। मेरी इज्जत के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तूने ये क्या किया? अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी को ही मार डाला। तेरे जैसे इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर सुयश का भूत दीनानाथ को वहीं मार देता है और सौम्या को हॉस्पिटल ले जाता है। सौम्या ठीक हो जाती है और आज भी सुयश की आत्मा हमेशा के लिए सौम्या के साथ ही रहती है और उसकी रक्षा करती है। एक दिन की बात है। मुरली हमेशा की तरह सोन पापड़ी बनाकर उसे अपनी टोकरी में रखकर बेचने निकल जाता है
और एक पेड़ के पास एक जगह अपनी सोन पापड़ी की टोकरी रखकर आवाज लगाने लगता है। आया रे सोन पापड़ी वाला, आया रे, पीली पीली रंग बिरंगी सोन पापड़ी लाया रे। मुरली जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोन पापड़ी बेच रहा होता है, उसी पेड़ पर चुड़ैल अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। तभी मुरली की आवाज से चुड़ैल और उसके बच्चे जाग जाते हैं। तभी कुछ बच्चे मुरली की आवाज सुनकर भागे चले आते हैं। मुरली भैया, हमें सोन पापड़ी दो ना। ठीक है, मैं अभी सभी को एक एक करके सोन पापड़ी देता हूँ। चुड़ैल उन सभी बच्चों को इतने स्वाद के साथ सोन पापड़ी खाते हुए देख रही थी। ये सभी बच्चे इतना स्वाद, ऐसी रंग बिरंगी कौन सी चीज खा और बार बार खाने के लिए मांग रहे हैं। और तो और इसमें तो उसमें से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तभी एक बच्चा मुरली से कहता है, भैया, आपकी रंग बिरंगी सोन पापड़ी खाकर मजा ही आ गया। अच्छा, तो ये बच्चे सोन पापड़ी खा रहे हैं। तभी चुड़ैल के बच्चे देखते हैं कि मुरली की टोकरी में थोड़ी बहुत ही सोन पापड़ी बची है। माँ, हमें भी सोन पापड़ी लाकर दो ना। उसकी टोकरी में सिर्फ थोड़ी सी सोन पापड़ी बची है। चुड़ैल मन में सोचने लगती है, इससे पहले कि उस आदमी की सोन पापड़ी खत्म हो जाए, मैं उसकी नजर बचाकर सोन पापड़ी ले आती हूँ। फिर चुड़ैल अपने बच्चों से कहती है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें सोन पापड़ी लाकर देती हूँ। चुड़ैल सबकी नजर बचाकर मुरली की टोकरी में रखी सोन पापड़ी चखकर देखती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोन पापड़ी है। मैंने आज से पहले ऐसी सोन पापड़ी कभी नहीं खाई। फिर वो चुड़ैल मुरली की रखी टोकरी में से सोन पापड़ी चुरा कर अपने बच्चों को खिलाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोन पापड़ी है, खाकर मजा ही आ गया। माँ, थोड़ी सी सोन पापड़ी और लाकर दो ना। तभी चुड़ैल देखती है कि उसकी टोकरी में अब एक भी सोन पापड़ी नहीं बची है। अरे, इस आदमी की टोकरी में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं बची। शाम हो जाती है तो मुरली अपनी सोन पापड़ी की टोकरी लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। अरे, ये आदमी तो अपने घर जा रहा है। इसकी सोन पापड़ी इतनी अच्छी और स्वादिष्ट है कि बस खाकर मजा ही आ गया। अगर ये आदमी घर चला गया तो मुझे उसके घर का पता कैसे चलेगा? मैं इसकी सोन पापड़ी अपने बच्चों को कैसे खिला पाऊंगी? इससे पहले कि ये आदमी अपने घर जाए, मैं इसके पीछे पीछे जाकर इसका घर देख लूंगी और फिर रोज मैं इसके घर से सोन पापड़ी लाकर मैं और मेरे बच्चे खाया करेंगे। ये सोचकर फिर चुड़ैल भी मुरली के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और घर पहुंचकर मुरली अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सीमा, ओ सीमा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। तभी मुरली की पत्नी सीमा दरवाजा खोल देती है और मुरली घर के अंदर आ जाता है। मुरली के साथ चुड़ैल भी घर में आ जाती है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता कि चुड़ैल भी उनके घर में आ चुकी है। क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। आज मेरी सोन पापड़ी जल्दी बिक गई, इसलिए मैं भी जल्दी आ गया। अरे, आप सोन पापड़ी इतनी अच्छी जो बनाते हो, जल्दी बिकेगी कैसे नहीं? मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मुरली खाना खाकर सुबह के लिए सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब वो सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी बना लेता है तो सोने चला जाता है। चुड़ैल इतनी सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी देखकर, अरे वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी। फिर चुड़ैल थोड़ी सी सोन पापड़ी खाकर देखती है। मजा ही आ गया। ये सोन पापड़ी तो इतनी अच्छी है कि बूढ़ा आदमी भी बिना दांत के खा ले। इससे पहले कि सुबह हो जाए, मैं सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती हूँ। फिर चुड़ैल मुरली की बनाई हुई सारी सोन पापड़ी चुरा कर अपने घर ले जाती है। ये लो बच्चों, सोन पापड़ी। चुड़ैल के बच्चे एक एक करके सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं। माँ, ये सोन पापड़ी तो बहुत ही अच्छी थी, कल फिर हमें सोन पापड़ी ला कर देना। ठीक है। और फिर अगली सुबह मुरली सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और सोन पापड़ी बेचने के लिए वो जाने लगता है तो देखता है, अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी तो एकदम खाली है, इसमें से सोन पापड़ी कहाँ गई? मुरली हैरान था कि सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गायब हो गई। सोन पापड़ी के बारे में वो अपनी पत्नी सीमा से, सीमा, क्या तुम्हें पता है कि टोकरी में से सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गई? अरे ये क्या,
सोन पापड़ी की टोकरी तो एकदम खाली है, इसमें से सोन पापड़ी कहाँ गई? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि टोकरी में से सोन पापड़ी कहाँ गई। कल रात मैंने सारी सोन पापड़ी टोकरी में बनाकर रखी थी, फिर इसमें से कहाँ चली गई? घर में सोन पापड़ी के गायब होने की वजह से मुरली परेशान हो जाता है और वो आज बेचने भी नहीं जा पाता। फिर जैसे ही रात होती है वो सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सारी सोन पापड़ी बना लेता है तो उन्हें टोकरी में ढककर रख देता है और सो जाता है। उधर चुड़ैल और उसके बच्चों को सोन पापड़ी खाने का मन करता है। माँ, आज भी सोन पापड़ी लाकर दो ना, हमें और सोन पापड़ी खानी है। खानी तो मुझे भी है, उसकी सोन पापड़ी है ही इतनी अच्छी कि रुका ही नहीं जाता। फिर चुड़ैल मुरली के घर दोबारा सोन पापड़ी चुराने चली जाती है और उसकी सोन पापड़ी की टोकरी खोल कर देखती है। वाह वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी! और वो सारी की सारी सोन पापड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बच्चों, तुम्हारी सोन पापड़ी। सोन पापड़ी देखकर चुड़ैल के बच्चों के मुंह से लार टपकने लगती है। सोन पापड़ी आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खाकर उसका मजा लेते हैं और सो जाते हैं। उधर जब मुरली सुबह सुबह तैयार होकर सोन पापड़ी बेचने के लिए जैसे ही टोकरी उठाता है, ये क्या, आज भी टोकरी में एक भी सोन पापड़ी नहीं है। ये देख मुरली की पत्नी भी हैरान होती है। समझ नहीं आता कि रोज रात में कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। अब मैं सोन पापड़ी कहाँ से बेचूंगा? अगर मैं सोन पापड़ी नहीं बेचूंगा तो खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर मुरली अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ना जाने हमारी सोन पापड़ी कौन चुरा कर ले जा रहा है और हमें पता भी नहीं। तुम चिंता मत करो जी, आज रात मैं जाकर देखती हूँ कि कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। मुरली सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सोन पापड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो उसे टोकरी में रखकर सो जाता है। मुरली की पत्नी चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है और जैसे ही रात होती है तभी चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी उठाकर ले जाती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है और ये हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। तभी सीमा अपने पति मुरली को जगाती है। उठो जी, अरे उठो जी। मुरली अपनी पत्नी के जगाने पर जाग जाता है और वो भी चुड़ैल को देखकर हैरान होता है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हमारी सोन पापड़ी और कोई नहीं बल्कि ये चुड़ैल चुरा कर ले जाती है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये चुड़ैल फिर कभी हमारी सोन पापड़ी नहीं चुरा पाएगी। अब तुम आराम से सो जाओ। और फिर अगली सुबह मुरली और सीमा रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है सीमा खुद सोन पापड़ी बनाने लग जाती है। ये क्या, तुम सोन पापड़ी बना रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे हाथ की बनी सोन पापड़ी खाकर दस्त लग जाते हैं। बस तुम देखते जाओ। सीमा के हाथ की सोन पापड़ी जो कोई एक बार भी खा लेता तो वो दोबारा खाने का नाम नहीं लेता और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सीमा भी सारी सोन पापड़ी बनाकर टोकरी में ढककर रख देती है और फिर मुरली और सीमा चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। ये बच्चों, सोन पापड़ी जितनी चाहे खाओ। और फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं और कुछ देर बाद ही माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है। माँ, मेरे भी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे भी नंबर 2 जाना है। अरे ये क्या, मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? लगता है मुझे भी नंबर 2 जाना पड़ेगा। आहा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे पेट पकड़कर सारी रात नंबर 2 ही भागते रहते हैं। सुबह हो जाती है पर उनका नंबर 2 चालू ही रहता है। माँ, अब कभी हम सोन पापड़ी नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। मैं भी आज के बाद कभी सोन पापड़ी खाना तो क्या, उसका नाम तक नहीं लूंगी। आओ। फिर उस चुड़ैल ने आज के बाद मुरली और सीमा के घर से सोन पापड़ी चुराना